Write down the question. The variation of inductive capacitance, inductive reactance, the variation of inductive reactance with the frequency is, variation of inductive reactance with frequency is, आपको बताना है कौन सी ऑप्शन ट्रू है. Which graph is true? Yes, which graph is true here? हम कौन सी रिएक्टेंस है इंडक्टिव? Inductive reactance XL. Inductive reactance XL is equal to omega L. Omega is 2 pi mu. So directly proportional to frequency. Which graph will be possible? Third वाला. Yes, this is third one, C part. Directly proportional है तो straight line आएगी proportionality वाली. और अगर ये XC होता तो फिर कौन सा होता? XC होता. वरुण आप बताओ XC की कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वेरिएशन विद फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा ग्राफ ट्रू होता है इनमें से? कम ऑन हरी अप. यस, कम ऑन. वरुण, will you tell the answer? How will XC vary with frequency? Capacitive reactance. How will capacitive reactance vary with frequency? हरसिमर, आप बताओ हरसिमर. बच्चे बोलो. यस गितेश. फर्स्ट वाला होगा मैम फिर. First graph, because XC is equal to 1 by omega C, so it is inversely proportional to frequency. Decreasing graph आएगा first one. ठीक है. And one thing also there is to notice कि जो XL की frequency के साथ वेरिएशन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, बट जो XC की वेरिएशन है वो एक कर्व है, डिक्रीजिंग कर्व है वो. ठीक है. चलिए, राइट अ क्वेश्चन नाउ. Magnetic field due to a current carrying loop, magnetic field due to a current carrying loop or a coil at a distant axial point P is B1. Magnetic field due to a current carrying loop or coil at a distant axial point P is B1 and at an equal distance in its plane is B2. At an equal distance in its plane is B2. Then B1 over B2 is magnetic field due to current carrying circular loop at a distant axial point P is B1 and at an equal distance in its plane is B2. Then what is B1 over B2? Options are 2, 1, half, none of these. Yes, what is the answer? क्या आंसर आएगा? Anyone? Aditya, what do you say? Aditya, what do you say regarding this? You know the formula for magnetic field at a point on axial line. But what is that? Mu naught over 4 pi 2 pi I a square over x square plus a square raised to power 3 by 2. ठीक है. तो डिस्टेंट एक्सियल पॉइंट के लिए आप a को इग्नोर कर सकते हो. ठीक है. तो इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस x, अगर आप a को इग्नोर कर दो तो ये बन जाएगा 2ia ओवर r क्यूब. ठीक है. और इक्वल डिस्टेंस इन इट्स प्लेन, मतलब कि
उसी सेम डिस्टेंस पे अपने प्लेन में है किसी पॉइंट पे, मतलब कि आप स्ट्रेट वायर उसको मान सकते हो, या उसके प्लेन में उसके सेंटर में भी रख सकते हैं हम। तो सेंटर पे एक पॉइंट है, उसका फील्ड B2 है, और सर्कुलर कॉइल का एक्सियल पॉइंट पे फील्ड है B1। तो आपको उसकी रेशियो निकालनी है। कैसे करेंगे? यस, एक्सियल लाइन और सेंटर, सेंटर पे होता है μ0I/2πr, इसका फॉर्मूला, और एक्सियल लाइन पे होता है μ0/4π2I/a/x² + r² था ना, तो वो a को हमने इग्नोर कर दिया, साइज को इग्नोर कर दिया, सर्कुलर लूप के साइज को। डिस्टेंट पॉइंट, अदरवाइज ये क्या होता है, x² + r²⁵ तो इनकी रेशियो आपको निकालनी है, क्या आएगी? एट अ पॉइंट इन इट्स प्लेन, मतलब उसका सेंटर हम ले सकते हैं, सेंटर ले सकते हैं, क्योंकि जो सेंटर होता है सर्कुलर कॉइल का उसके प्लेन में ही होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर है 2। देखिए चेक करिए, रेशियो 2 आ रही है, इज द रेशियो 2 हियर? यस, आंसर है इसका 2, इसको चेक करना है आपने। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जैसे रेजिस्टेंस बॉक्सेस हैं, उसके अंदर वायर होती है, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट की डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड थिकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर। तो ये जो वायर्स फॉर्मिंग द कॉइल्स हैं, दे आर डबल्ड ऑन इटसेल्फ। व्हाई? कैन यू टेल मी? द वायर्स फॉर्मिंग द कॉइल, दे आर ऑलवेज डबल्ड ऑन देमसेल्व्स। लिखिए क्वेश्चन, wires forming the coils are doubled on themselves. Why? What is the reason? मतलब कोई भी वायर की लूप है, हमारा कॉइल है, तो उसको डबल किया जाता है on itself. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम ये एक्सियल वाला फॉर्मूला सही है मैम? हाँ, 2πNIA² था ना, पाई भी आ जाएगा यहाँ पे। NA² को πA² को मैंने ये लिखा है, ठीक है फॉर्मूला, ठीक है, अदरवाइज इट वाज 2π μ0/4π 2πIA² इट वाज ओवर दैट। तो मैंने πA² को एरिया लिख दिया A। मैम ये तो इक्वेटोरियल लाइन वाला लग रहा है मैम। कौन सा? ये इक्वेटोरियल पोजीशन वाला लग रहा है मैम। यही है, इसका फॉर्मूला यही है। मैम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये x² + r² पावर 3/2 मैम, ये इक्वेटोरियल पॉइंट। ये देखो ना, दिस इज बायट-सैवर्ट लॉज सेकंड एप्लीकेशन, डू यू रिमेंबर? ये वो वाला DB, ठीक है, उसको सॉल्व करके हमने प्रूव भी किया। Then we had written IA as M डाइपोल मोमेंट, इसको हमने फिर M ओवर पुट किया था, क्योंकि इसकी नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, दैट मींस दिस बिहेव्स लाइक। आपकी आवाज नहीं आ रही। नो मैम। Answer this question कि why the wires forming the coils, they are doubled on themselves, or what is the net
magnetic field at the center. They are doubled on themselves to cancel the inductive effects. इंडक्टिव इफेक्ट्स को कैंसल आउट करने के लिए एक में और जो दूसरे में वो कैंसल आउट हो जाएंगी, तो नेट यहाँ पे इफेक्ट 0 होता है सेंटर. So to cancel out the inductive effects, the wires are doubled on themselves. Wires forming the coils are doubled on themselves. ठीक है, चलिए कौन बताएगा मुझे बोहर्स मैग्नेटन की वैल्यू क्या? What is the value of Bohr's magneton? Who will tell me? Bohr's magneton होता क्या है? We have done the article atom as a dipole. ठीक है, we have done the article of atom as a dipole. तो उसमें हमने n equal to 1 पुट करके मैग्नेटन, बोहर्स मैग्नेटन कैलकुलेट किया था म्यू बी. थोड़े दिन पहले मैंने आपको डिस्कस की है. What is the value of Bohr's magneton? Who will tell? Hurry up. What is the value of Bohr's magneton? वैल्यूज आपको आनी चाहिए, ये वाली सारी वैल्यूज आपके माइंड में होनी चाहिए. Yes, anyone? I give the hint 9.2. आगे बताइए. और यूनिट डाइपोल मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है. सो व्हाट्स द वैल्यू? यस मनकीरत, कैन यू टेल? मनकीरत आप बताओगे? मनकीरत, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोहर्स मैग्नेटन? नो मैम. उसका आपको पता है होता क्या है बोहर्स मैग्नेटन? मैम शायद 10 दी पावर -27 होता है. 9.24 into 10 raised to power -27 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये याद रखिए, लिख लो सभी वैल्यूज. इसकी वैल्यू लिख लो बोहर्स मैग्नेटन की. 9.2724 ने 9.27, ठीक है, इंटू 10 रेज़ पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. 9.27 इंटू 10 रेज़ पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और जूल पर टेस्ला आल्सो यू कैन राइट. So this is a permanent magnetic moment of any electron, every electron. ठीक है, हमने एटम एज अ डाइपोल किया था, वहीं पे हमने इसको डिफाइन भी किया था और इसकी वैल्यू भी निकाली. Right? So it is the Bohr's magneton is magnetic dipole moment of an electron orbiting in first orbit. हमने n1 पुट किया था इसके लिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू है. Write another question now. Write down another question. Two parallel long wires carry currents I1 and I2. Two parallel long wires carry currents I1 and I2 with I1 greater than I2. With I1 greater than I2. When the currents are in the same direction, magnetic field at a point midway between the wires, center पे point ले लेते हैं. ठीक है, when the currents are in the same direction, magnetic field at a point midway between the wires is 10 microtesla. 10 microtesla. तो आप एक का फील्ड फाइंड करोगे, दूसरे का फाइंड करोगे, माइनस कर दोगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस होंगी ऑब्वियसली. नेक्स्ट इज इफ द डायरेक्शन ऑफ I1 is reversed. If the direction of I1 is reversed, the field becomes 30 microtesla. Field becomes 30 microtesla. The ratio I1 over I2 is what? तो ऑप्शंस दी हुई हैं 4, 2, 3, 1, वो निकालना. So ratio I1 over I2 is what? ये हमें सॉल्व करना है. तो देखिए कैसे करेंगे हम. What is the nature of force when the currents are being carried in the same direction?
नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा? attractive. When the wires carry currents in the same direction, nature of force is attractive, and when the direction of current is reversed, then the force is repulsive. ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं. यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया और suppose this is x, this is also x. So what is magnetic field? What is magnetic field at this point due to first conductor carrying current, straight wire carrying current? Mu naught I1 over 2 pi x. And what is the magnetic field due to second wire carrying current? Mu naught I2 over 2 pi x. I1 is greater than I2. So net magnetic field must be B1 minus B2. तो ये आपका आ गया mu naught over 2 pi x I1 minus I2. और डायरेक्शन क्या होगी? दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन होगी. B1 की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स, और उसकी है अपवर्ड्स. तो नेट जो फील्ड है दैट इज आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये हो गया हमारा फर्स्ट केस. इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 10 माइक्रो टेस्ला. इट्स वैल्यू इज गिवन टू बी 10 माइक्रो टेस्ला. अब उसके बाद इन द सेकेंड केस, अब करंट I1 की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, दोनों फील्ड सब सेम डायरेक्शन में होंगे. नाउ द नेट फील्ड विल बी mu naught over 2 pi x I1 plus I2, and that is given 30 now. That is 30 micro Tesla. बस अब ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करिए और आपने निकालना है I1 over I2 की रेशियो. ठीक है, तो डिवाइड कर लो. I1 plus I2 over I1 minus I2 is 30 over 10. वही फिर से कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर सकते हो आप. I1 plus I2 plus I1 minus I2 is 3 plus 1 over 3 minus 1. I1 plus I2 minus I1 plus I2. तो यहाँ पे आपका I2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे I1 हो गया. So you are left with 2I1 over 2I2 is equal to 4 over 2. That is 2. So the ratio I1 over I2 is 2. This is your answer. So the ratio I1 over I2 is 2. Is that clear? Any doubt to anyone? किसी को डाउट है तो पूछ लो. Yes? Any doubts? Write the next one now. Next is two solenoids. लिखिए question next. Two solenoids having lengths L and 2L. Two solenoids having lengths L and 2L and number of loops N and 4N. Number of loops N and 4N have the same current. Then the ratio of magnetic field will be what? What will be the ratio of magnetic field? Very simple formula. Who will tell me the formula for magnetic field at the center of a solenoid carrying current? Yes. Solenoid के magnetic field का क्या formula है? 10th में भी किया हुआ है आपने. Yes. Will anybody tell? तुषार, would you like to? तुषार आप बताओगे? मयंक आप बताओ. आदित्य, मनकीरत. Formula for magnetic field of solenoid, very simple. B is equal to mu naught Ni.
तो यूज करिए उस फॉर्मूला का, वेयर व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे आपको लेंथ दी हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है, सॉल्व करिए, बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है। यस हितेश, व्हाट्स द आंसर? हितेश क्या आंसर लेंथ होगा? क्या है मैम? लेंथ उन्होंने बोली है एल है और 2l है, नंबर ऑफ टर्न्स n है और 4n। तो सेम करंट है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वेरी सिंपल। ये तो 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, 10th लेवल का। E is equal to mu naught Ni, where small n is number। उन्होंने n और l बोला है, ये B1 हो गया। सेकंड के लिए 4n इज नंबर ऑफ टर्न्स एंड the ratio of magnetic fields we are to find। तो ये n over l है और ये है 2n over l। So the ratio is 1/2। Ratio is 1:2 then। Okay, fine। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट लिखो, the average radius। Write down the next question। Of a toroid made on a ring of, average radius of a toroid made on a ring of non-magnetic material is 0.1 meter। एवरेज रेडियस दिया हुआ है 0.1 मीटर, आपको एवरेज लेने की जरूरत नहीं है, इनर आउटर रेडियस 500 टर्न, 500 टर्न। If it carries 0.5 ampere current, if it carries 0.5 ampere current, then magnetic field produced along its circular axis inside the toroid will be, then magnetic field produced along its circular axis inside the toroid will be what? तो चलिए अब मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ टोरॉइड ड्यू टू अ टोरॉइड? क्या फॉर्मूला है उसका? सेम ही है मैम। सेम फॉर्मूला है, बट एन क्या है वहां पे? एन क्या होता है वहां पे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफ्रेंस, बिकॉज टोरॉइड इज सर्कुलर। फॉर्मूला सेम है बट स्मॉल एन है, नंबर ऑफ टर्न्स ओवर 2πr। तो वो हम निकाल लेके यहाँ से, रेडियस दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो जस्ट पुट इन द वैल्यू। तो म्यू नॉट इज 4π × 10⁻⁻7, नंबर ऑफ टर्न्स 500 एंड एवरेज रेडियस इज 0.1 मीटर और करंट है 0.5 एम्पियर का। So the answer is D part, 5 × 10⁻⁻4 Tesla। So whatever you get after solving, that is your answer। Next लिखिए, in an emitter 0.2% of main current, in an emitter 0.2% of main current passing through the galvanometer, 0.2% of main current passing through the galvanometer. If resistance of galvanometer is G, capital G, if resistance of galvanometer is capital G, the resistance of emitter will be, resistance of emitter will be, options are
G by 499, लिखो ऑप्शंस, G by 499, 499 G by 500, 499 G by 500, and G by 500, third option है G by 500, fourth option है 500 G by 499, 500 G by 499. अब आपको पता है कि हम एमिटर के लिए शंट लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ इन पैरेलल, तो पैरेलल में उस एमिटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाता है GS over G plus S. ठीक है, पैरेलल में उसका रेजिस्टेंस हो जाता है GS over G plus S. गैल्वेनोमीटर के साथ हमने शंट लगाया ना पैरेलल में, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये निकालना है हमें, बट हमें पहले कुछ और वैल्यूज भी चाहिए होंगी. तो लेट अस सी, दिस इज गैल्वेनोमीटर और शंट connected in parallel. So if I is the total current and they are saying how much percentage, 2.2% of current passes through the galvanometer. 0.2% मतलब 0.2 over 100, मतलब ये हो गया 2 over 1000 I. 0.2% of main current मतलब 2I over 1000 if it is passing through the galvanometer. तो बाकी कितना करंट बचा, I में से इसको माइनस कर दो, कितना आ गया, I माइनस 2 by 1000 of I. 1000 में से 2 माइनस करिए, कितना आ गया आपका, 1000 में से 2 माइनस करिए, 998 आ जाएगा ना, 2 माइनस करना है, तो इसका मतलब शंट में से करंट जा रहा है 998 over 1000 I. अब पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम रहता है, तो ये पॉइंट यूजफुल होगा हमारे लिए. सो वी कैन राइट S into 998 over I over 1000 is 2I over 1000 into G. Why we are not writing in points? क्योंकि हमारी जो आंसर्स हैं हमारे वो फ्रैक्शन में दिए हैं, तो इसलिए हम ऐसे ही डील करेंगे. So 1000 gets cancelled, I gets cancelled, and we get 449 here. So S is G over 499. S is G over 499. अब हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं. Now put it here and find the resistance of the emitter, resistance of the circuit. चलिए फाइंड करिए और मुझे आंसर बताइए क्या आएगा इनमें से. Yes, what will be the answer now? ऑप्शंस आपको बता दिए मैंने. Tell me the answer. Yes. क्या आंसर है? What's the answer? G over 500. Answer is G upon 500. Okay.